तो मैं आ जाएगी आप में। जहाँ पे मैं आती है ना, इट मीन्स कि वहाँ पे काम ख़राब होना शुरू हो गया। हर दिन का जो काम है वो लास्ट डे से बेहतर होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज़्यादा एक अहम रोल प्ले कर जाती है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि ना बहुत जज्बाती तरीके से स्टार्ट होते हैं। मैं 2 ग्राफ्स बनाऊंगा आपके सामने। नजर आ रहे हैं? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मंडे पे करेंगे 5 सवाल, ट्यूसडे पे करेंगे 4 सवाल, फिर 3 सवाल, फिर 2 सवाल, फिर 1 सवाल, फिर छुट्टी, और फिर वो लंबी ब्रेक पर चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जो शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कंसिस्टेंट रह के चलते हैं। वो डेली के 3 सवाल कर देंगे मगर थ्रू आउट द कोर्स क्या रहेंगे? कंसिस्टेंट रहेंगे। अच्छी अप्रोच कौन सी? कंसिस्टेंट रहना ज़्यादा अच्छी अप्रोच है। कम पढ़ लें मगर अच्छा पढ़ लें। अगर 5 सवाल लिख के नहीं कर सकते ना लिखें, 2 लिख लें, मगर जो लिखें उसका हक अदा कर दें। अगर आप उसका भी हक अदा नहीं कर पा रहे हैं ना, इट मीन्स कि आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। सेम गोज फॉर एवरी सब्जेक्ट। कैफ 1 से लेके CFAP 6 बल्कि MSc 2 तक, दिस शुड बी द अप्रोच। बच्चा शुरू में कहता है सर 4 पेपर दूंगा, सर 3 दूंगा, आहिस्ता आहिस्ता 2 दूंगा, कम करते करते 1 पे आ जाता है, और इसको टाइम ज़्यादा लगता है कैफ के अंदर। बट अगर एक बच्चा हो जिसने देने ही 2 को, तो वो 2 साल में क्वालिफाई कर जाएगा कैफ। बट एक बच्चा आज कहता है मैं 4 दूंगा, 4 दिए, 4 फेल, मैं फिर से 4 दूंगा, 1 पास हो जाता है, कितने रह गए? 7। कितने साल में? 1 साल गुजर गए। वर्सेस वो बच्चा जो कि 2 करके 4 पेपर निकाल चुका। तो अपने आप को पहले देखा करें कि आप लोग कितने ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, कि आपके पास उतना टाइम अवेलेबल है। हर बच्चे की लाइफ एक दूसरे से डिफरेंट है कि नहीं? ऐसा ही है ना। किसी को घर में दही लेके आना पड़ता है, तो किसी को ये कहा जाता है कि काम शाम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना पढ़ो। तो दूसरों को देख के अपनी लाइफ ख़राब नहीं कर लेनी, दूसरों से सीखना है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अप्रोच हर बच्चे के काम आती है। तो यू हैव टू बी ऑलवेज कंसिस्टेंट। शुरू करते हैं। हमें मौका मिल गया कुछ अच्छी अच्छी बातें करने का, शायद आपके काम आ जाए। चैप्टर 13 के बारे में आपकी क्या राय है? आसान है, मुश्किल है, लॉजिकल है, या बहुत ही आसान है, या बहुत ही मुश्किल है? क्या कहते हैं आप लोग? नो डाउट एग्जामिनर का तो ये फेवरेट तरीन एरिया है फ्रॉम पार्टनरशिप, और इसको टेस्ट किए बिना वो रह नहीं सकता। पिछले कुछ अटैम्प्ट्स में एक और ट्रेंड में देखा गया है कि उसका फोकस 13 और 12 पे ज़्यादा है। वो एक सवाल बनाता है, ए पार्ट 13 का होगा और बी पार्ट 12 में से होगा। रेयरली वो 11 को टेस्ट कर रहा है आजकल, और अगर टेस्ट करता है अभी 11 को तो MCQs में ज़्यादा टेस्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल पोर्शन। मगर अगेन ये पॉलिसी, ये एग्जामिनर किसी भी टाइम पे चेंज हो सकता है, कर सकता है। आप इस पे 100% रिलाई नहीं कर सकते। सो देयर इज़ ऑलवेज अ गैप। कभी भी कहीं भी किसी भी एरिया से कुछ भी टेस्ट किया जा सकता है, और अक्सर वो चीज़ टेस्ट हो जाती है जो कि आप लोग एग्ज़ाम में छोड़ के गए होते हैं। ऐसा हुआ कभी? नॉर्मली होता है, या वो चीज़ टेस्ट होती है, या जो आप एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले पढ़ के गए हो ना, वो भी अक्सर आ जाती है। अब मज़े की बात है कि दोनों वक्त याद नहीं आ रही होती। तो जब आपको क्लास में सब कुछ कवर करवा दिया, तो आपका माइंड कम से कम इतना कैपेबल होना चाहिए कि उस टाइम पे कुछ ना कुछ रिप्रोड्यूस कर सके। चैप्टर 13 5 बातें करेगा।
अथॉरिटीज़, लाइबिलिटीज़, होल्डिंग आउट स्टॉपर, उसके बाद ट्रांसफरी और माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पांचों एरियाज ही इसके फेवरेट हैं और वो पांचों एरियाज से टेस्टिंग बखूब करता है। सबसे ज़्यादा सवाल हम लोग फिर से हो गया जादू। तो मैं ये कह रहा था कि पांचों ही एरियाज उसके फेवरेट हैं और अगर आप तीनों चैप्टर्स को कंपेयर करें तो इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल उसने पूछे, 25 के करीब सवाल हैं। अगर आप गौर किया हो तो मैं इसलिए आज PDF लाया हूँ, स्लाइड नहीं लेकर आया। ऑटम 23 तक 25 सवाल हैं, रिसेंट रैंड को ऐड कर लूँगा तो शायद 26-27 हो जाएंगे। दिस चैप्टर शुड बी इन योर मस्ट टू डू लिस्ट ऑफ चैप्टर्स। अगर आप ये छोड़ के चले जाएंगे या इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को फोकस करके जाएंगे तो कहानी अपने लिए ख़राब कर रहे होंगे। देखते हैं ICAP क्या कहते हैं सवालों में। स्प्रिंग 16 का सवाल आपको नज़र आ रहा होगा, विजिबल है? ठीक है, थोड़ा सा और विजिबल कर देता हूँ। कट रहा है ना? वापस ले आते हैं। ये सवाल देखें और सोच के बताएं। 16 का ये वाला सवाल, जिशान बिल्डर्स क्या कहना चाह रहा है आपका? टॉपिक कौन सा है, क्या लिखेंगे, आपकी राय क्या है? सवाल में उसने क्या पूछा? टॉपिक बता दें मुझे बस। ट्रांसफरी ही टेस्ट कर रहा है। अगर इस सवाल को मैं ऊपर से गायब कर दूं और सिर्फ यहाँ से पढ़ूं, अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डिस्क्राइब द राइट्स एंड लायबिलिटीज इफ एनी ऑफ ट्रांसफरी, तो क्या ये क्राइमिंग बेस्ड सवाल बन रहा है? इसका मतलब है कि ये सीम्स लॉजिकल सवाल है। ऊपर उसने एक सिनेरियो डाल दिया मगर नीचे रिक्वायरमेंट क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्वायरमेंट। आइए ज़रा किताब खोलें, आज किताब पे आ जाएं। आज आपको मैंने मेहनत करानी किताब से। आज हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ICAP का फोकस कहाँ पे ज़्यादा है। तो ट्रांसफरी जब आप लोग देखते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राइट्स और लाइबिलिटीज़। और ये भी क्या डिमांड कर रहा है? राइट्स और डिसेबिलिटीज़। तो यही आपने 6 नंबर के लिए एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर देना। दूसरी बात तो सोचनी ही नहीं है, बस एक चीज़ ऐड कर देनी है। ट्रांसफरी के वर्ड की जगह पे क्या नाम आ जाएगा? और कुछ चेंज नहीं करना है इसमें। अब अगर आप इस एरिया को क्रैम करके गए हो तो 6 नंबर मुश्किल है, आसान है कि नहीं? नीचे वाला सवाल देखते हैं, उमैर वाला, ऑटम 16 का 4B। उमैर, अच्छा एक सेकेंड, 4B बाद में, पहले 4A ये स्वैप कर लें। इसको पहले पढ़ें फिर ये पढ़िएगा, ये एक ही सवाल है। क्या ये सीम्स लॉजिकल नहीं लग रहा आपको? अगर मैं ऊपर कुछ भी ना पढ़ूं, सिर्फ रिक्वायरमेंट पे गौर करूं,
द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर इन एब्सेंस ऑफ एनी यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड। ये कौन सी लिस्ट डिमांड कर रहा है 4 नंबर के लिए? मुझे कोई सी 4 बातें बता दें। मैं भूल गया था कि आप लोग इंसान हैं, एक एक करके बता दें यार। सर से पूछते हैं, सर ये शर्ट का कलर माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है आप पे, तो क्या आपने मुझे बस इसकी 4 बातें बता देनी है। बैंक अकाउंट का क्या करूं? अपने नाम पे नहीं खुलवा सकता या फर्म के नाम? क्या पूरे लाइन बताएं। अच्छा, दूसरा पॉइंट, जब मैं पहले पॉइंट में मदद कर दूं, क्या नहीं ट्रांसफर कर सकता? राइट्स नहीं, और मज़ा नहीं आया। और सर शर्ट का रंग ही प्यारा है। दूसरे भाई का शर्ट का कलर चेक करते हैं जो कि बहुत प्यारा हो। नहीं, ये तो कॉमन है, ये भाई रेड में बैठे हुए हैं। इसके अगर आप 4 बातें मुझे बता देना तो क्या ही बात। आर्बिट्रेशन का क्या? पूछे बगैर आर्बिट्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट खुद ही से नहीं कर सकता। अच्छा, और बैंक अकाउंट वाली बात होगी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकता। और ना परचेज ना ट्रांसफ़र। भाई के अलावा कोई और जिसकी शर्ट बहुत प्यारी हो। इब्शाम भाई की शर्ट जो है ना वो अक्सर बहुत प्यारी पाई जाती है। मुझे आपने बाकी के 4 पॉइंट्स बताने हैं, या चले 8 ही बता दें, टेंशन में रहेंगे आपकी 4 कौन से बताए भाई ने, आप मुझे 8 ही बता दें। आर्बिट्रेशन, बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता। सैंपल साइज गलत सिलेक्ट हो रहे हैं आज मेरे साथ। प्रॉपर्टी को क्या करूँ? ठीक है, और सो गया ये जहां, सो गया आसमां। भाई ने पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई है और मुसलसल पड़ी जा रहे हैं। चले कमीज कह देते हैं। सर इसके बारे में क्या राय है? कमीज तेरी गुलाबी, इसके बारे में क्या राय है? नहीं बताएं ना, इसके बारे में क्या राय है? आर्बिट्रेशन, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पार्टनरशिप ऑन बिहाफ नहीं, ठीक है। यानी कि इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि आप अपने से ऐड कर सकें। इस तरह के सवाल होते हैं आर पार, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता। आप अपनी पसंद से कोई भी पॉइंट बीच में इम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है जी, इसी के कनेक्शन में ऊपर आते हैं, पार्ट बी को देखते हैं। ये पार्ट बी क्या कहना चाह रहा है? उमैर कौन है? तो अगर मैं इसको काट दूं, राइट्स एंड डिसेबिलिटीज ऑफ माइनर, एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ। अब जरा टॉपिक पे जाए माइनर के, तो वहां पे आपको 2 राइट्स मिलेंगे और 3 या 4 डिसेबिलिटीज मिल जाएंगी। नंबर कितने हैं? 3 नंबर है। तो शायद 1 नंबर किसके लिए रखा हो? राइट्स के लिए, और 2 नंबर किसके लिए रखे हो? तो क्या ये रटे वाले सवाल नहीं है? क्या 3 और 4 7 नंबर के लिए आई कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा? फिर आप लोग कहते हैं कि आई क्या फेल करता है बच्चों को। वो तो चाहता है कि आपके बच्चे पास हो, मगर बच्चे भी मन मर्जी करते हैं। बच्चे कहते हैं कि आपको जो करना है करना दो, हमने क्या होना है? फिर माशाल्लाह नियत लेके बैठे हुए हैं। अच्छा जी, बड़ा मज़े का सवाल है, स्प्रिंग 17 में आया था। ज़रा अंडरस्टैंड करें दोनों पार्ट्स और नीचे दोनों बातें
क्या कहना चाह रहा है? अमजद, असगर, बाबर एंड करीम। पहले पार्ट ए के बारे में सोचिएगा। मुझे टॉपिक बता दें। पार्टनरशिप बाय, तो क्या सवाल ने ये क्लियर किया है कि जो असल पार्टनर है उसने हाँ या ना में कुछ कहा है? क्या सवाल ने ये चीज़ क्लियर की है? सवाल खामोश है। इसमें क्या करें, क्या लिखें? सब कुछ लिखना पड़ेगा। आइए ज़रा होल्डिंग आउट के ऊपर। अब पर्सन से लेके जो उसके 3 आखिरी बातें हैं, इंक्लूडिंग साइलेंस, इंक्लूडिंग साइलेंस, ये आपको सारी बात पर लिखनी पड़ेगी। और आप कहेंगे कि अगर तो इस बंदे को पता था कि उसको बतौर पार्टनर प्रेजेंट किया जा रहा है तो वो लायबल है, और अगर पता नहीं था तो वो लायबल नहीं। अब अगेन दिस इज नॉट अ लॉजिकल क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ सेमी लॉजिकल। कहना ही आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कहने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो रट्टा ही मांग रहा है आपसे। लिख ज़रूर रहा है कि एनालाइज करें कि क्या वो लायबल है या नहीं है। वो आपका जो एक आखिरी स्टेटमेंट होती है डिसीजन वाली, जिसमें आप बताएंगे कि लायबल है या नहीं है, मगर ऊपर जो लॉ आएगा वो लॉ कौन सा है? होल्डिंग आउट वाला। पार्ट बी देखें। अच्छा, पार्टनर्स 3 ही हैं। ये अमजद पार्टनर खराब कर रहा है उसको, असल पार्टनर्स 3 ही हैं। जी पढ़ लिया। पार्ट 1 में क्या कह रहा है? याद करें, हम लोगों ने कल एक बात की थी कि अगर विद इन द बिजनेस कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो हमें मेजॉरिटी बजाना चाहिए। असल पार्टनर्स कितने हैं? 3 की मेजॉरिटी क्या होगी? 2, यानी कि 50% से ज़्यादा। एक तो कहता है कि जनाब हमें इसको चेंज कर लेना चाहिए, दूसरा नहीं मान रहा, तो अल्टीमेट फैसला किस पे चला गया? तीसरे पे चला गया। वो जिसकी तरफ वोट कर देगा वही बात मानी जाएगी। और पॉइंट 2, दिस इज इंटरेस्टिंग। ऐसा पार्टनर जिसने कहा था कि मैंने लॉस शेयरिंग नहीं करनी। क्वेश्चन ये है कि अगर एक पार्टनर कह दे कि मुझे लॉस में हिस्सा नहीं डालना, क्या वो थर्ड पार्टीज के लिए लाइबिलिटी ख़त्म कर देता है? वो स्टिल पर्सनली लाइबल रहता है। तो थर्ड पार्टीज को तो ये नहीं कह सकता कि चूंकि मैं लॉस में हिस्सेदार नहीं हूँ तो मैं तुम्हें भी लाइबल नहीं हूँ। उसको वो लाइबल होगा, मगर बाद में रिकवर किससे करवा लेगा? छा गए आप लोग तो। नहीं सर, आपकी अपनी तैयारी है, हम आपको बस गाइड करने के लिए आते हैं।
ऑटम 17 का 4C पढ़ लें। याद रखिएगा, बच्चे की मेहनत होती है, पेपर आप लोगों ने देना, हमें नहीं देना। ऑटम 17 का 4C। ट्रांसफरी वाली बात चल रही है। माइनर एडमिटेड टू, अच्छा जी, वसीम अहमद सलमान पार्टनर्स हैं, जिसमें से सलमान की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। बाकी दो ने एग्री किया कि वो उसके बेटे को बेनिफिट्स में ऐड कर लेंगे। और ये बंदा मेजर कब होगा, 6 जून को। और ये इसको कब पता चल रहा है कि ये उसमें एडमिटेड हुआ है, 16 जुलाई सन 2000। रूल क्या था, 6 मंथ्स कहाँ से शुरू करने हैं, तो इन दो में से बाद की डेट कौन सी है, 16 जुलाई से 6 महीने काउंट करें। 16 या 15, तो वो याद है ना, 30 से 31 वो आनी चाहिए, तो 15 जनवरी। नहीं, 6 महीने काउंट करने हैं, पूरे 6 महीने काउंट करने हैं। 10 जनवरी को 10 जनवरी 17 द फर्म सफर्ड हैवी लॉसेस ड्यू टू फायर इन द फैक्ट्री। इन दोनों ने उसको बता दिया कि भाई अब तुम्हें भी लाख रुपया बर्दाश्त करना पड़ेगा, मगर वो पार्टनर अभी बन के कब तक उसके पास यस और नो करने का राइट है, 15 तक, तो ये इससे रिकवर नहीं किया जाएगा। हाँ, तब तक लायबिल क्या होगी, उसका अपना शेयर, उसके अपने प्रॉफिट्स, वहाँ तक तो वो लायबल रहेगा, उसके ऊपर उसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी। वो मेजर बने या जब उसको पता चले, इन दोनों में से जो डेट बाद की है उससे 6 महीनों के अंदर अंदर इसने फैसला करना होता है कि क्या इसने पार्टनर बनना है या पार्टनर नहीं बनना। बनना है तब भी नोटिस देगा, नहीं बनना है तब भी नोटिस देगा। और अगर खामोश रहे फिर ऑटोमेटिकली अज्यूम किया जाएगा कि वो 6 महीनों के बाद पार्टनर बन गए। तो अभी उसके पास 5 दिन मजीद हैं, यानी कि 10 जनवरी 2017 तक उसका स्टेटस पार्टनर वाला नहीं है। कौन से वाला बरकरार रह रहा होगा, माइनर बेनिफिशियरी वाला। तो चूंकि लॉस 15 से पहले हुआ है तो ये पर्सनली लायबल नहीं है। कहाँ तक लायबल होगा, जहाँ तक उसके प्रॉफिट का हिस्सा बन रहा होगा। तो लिखेंगे क्या, ज़रा जाएं माइनर वाले टॉपिक में, आए ज़रा। पहले तो आप बताएंगे पोजीशन वाली बात कि 6 महीने कब से काउंट होने शुरू होंगे, पहुंच गए। नोटिस वाली बात, ये सारी बातें आप लोगों ने बतानी है। उसके बाद आपने लायबिलिटी वाली बात शेयर करनी है। तो अभी तक इसकी लायबिलिटी पर्सनल है या नहीं है, नहीं है, 6 महीने भी नहीं गुजरे, तो इसका जो शेयर है सिर्फ और सिर्फ वही लायबल होगा। अलग से पर्सनली हम इससे एक्स्ट्रा लाख रुपया नहीं ले सकते। तो ये बात आपने उसको शेयर करनी है। चलें जी 18 पे आ जाते हैं। 18 में एक ही सवाल है, ज़रा सवाल को रीड करें। स्प्रिंग 18,
जी एक सवाल पूछता हूँ, ये जो हरकत इस पार्टनर ने की है, क्या ये ऑर्डिनरी कोर्स में रहते हुए की है? क्या दूसरे पार्टनर को उसके बारे में पता है? क्या इसको करना चाहिए था? नहीं। क्या दूसरा पार्टनर लायबल होगा इस लॉस के लिए? अगर थर्ड पार्टी रिकवरी के लिए आती है तब तो वो उसको लायबल होगा, मगर हकीकत में वो रिमबर्स किससे कर रहा होगा? मार्जिन से रिमबर्स कर रहा होगा। किताब पे आए ज़रा, लाइबिलिटीज़ वाली साइड पे आए और मुझे आपने बताना है कि कौन सी प्रोविजन आप लोग लगाएंगे। यहाँ पे 5 बातें आपको नज़र आ रही होंगी लाइबिलिटीज़ के अंदर। चलिए मैं 2 में आपको ऑप्शन दे देता हूँ, रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर या मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर, पक्की बात है, ये मिस एप्लीकेशन नहीं हो रही। देखें जरा गौर से, ये मिस एप्लीकेशन नहीं हो रही। थर्ड पार्टी की तरफ से आपको एक प्रॉपर्टी मिली है, एक गाड़ी मिली है, और आप उसको क्या कर रहे हैं? मिस सप्लाई कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। तो फर्म तो लायबल होगी होगी, क्योंकि लाइबिलिटी क्या है? जॉइंट एंड सेवरल। मगर बाद में इबाद माजिद से रिकवर कर सकता है। तो दिस वुड बी क्लासिफाइड अंडर लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। क्लियर? ये सवाल क्लियर हुआ? अच्छा एक और सवाल देखिए, इसमें 2.5 नंबर है, इसका मतलब है कि 0.5 वाली वर्किंग भी आई कैप करता है, क्योंकि MCQs भी 1.5 के या आधे नंबर के आ रहे होते हैं। तो इस पर परेशान नहीं होना कि ये सवाल 2.5 नंबर का क्यों है। 2.5 नंबर के, 1.5 नंबर के, 3.5 नंबर के सवाल आई कैप पूछ रहा होता है। ये जो टार्जन है TRZ, ये ज़रा बड़ा सवाल है, कोशिश करें कि आप इसको किताब चलें इंडिविजुअल कर लेते हैं। सिर्फ फर्स्ट पार्ट बताइए, फर्स्ट पार्ट में क्या है, क्योंकि 3 अलग अलग सवाल हैं। TRZ एसोसिएट्स, मुझे टॉपिक बताना है और मुझे अपना आंसर बताना है। टॉपिक कौन सा? पूछना क्या चाह रहा है कि क्या ट्रांसफरी के पास ये राइट होता है या तो होता है? पॉइंट 2 देखें, पॉइंट 2, ये मुझे बताइएगा रॉन्गफुल एक्ट है या मिस एप्लीकेशन? कैसे रॉन्गफुल एक्ट हुआ? पहले वाले सवाल में अब डिफरेंस किया सुन लें। पहले वाले सवाल में जो गाड़ी उस तक पहुंची थी वो उनके बिजनेस के तहत ही पहुंची थी और उसने उसका गलत इस्तेमाल कर दिया, वो था मिस एप्लीकेशन। इस सवाल में क्या हो रहा है कि उनका बिजनेस कुछ और है, मगर उससे हट के जो क्लाइंट है वो उसको पैसे दे रहा है कि वो क्या करे, उसको इन्वेस्ट कर दे। उससे हट के पानी है पड़ा पता नहीं, चलो ये भी काम आ जाएगा।
आज खैर है, उनको भी बताना कि सेशन एक्सटेंडेड है। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस सवाल में क्लाइंट ने खुद कहा है कि तुम एक ऐसा काम करो जो कि फर्म का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस काउंट नहीं होता, और उसने क्या किया, वो पैसे अपने ज़ाती काम के लिए इस्तेमाल कर लिए। तो अब आप ज़रा पढ़िएगा रॉन्गफुल एक्ट की सेकंड लास्ट लाइन। चलिए मैं पूरा पढ़ देता हूँ। वे बाय रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ अ पार्टनर एक्टिंग इन ordinary course of business any loss or injury is caused to any third party the firm is liable। ये तो नॉर्मल कोर्स नहीं था। फॉर फ्रॉड द फर्म इज liable to the third party for loss caused to them, it must be borne by the partner committing the fraud and cannot be shared among all the partners। उसके बाद उन्हें पढ़े नीचे क्या लिखा हुआ है, जो मिस एप्लीकेशन वाला पॉइंट है। A partner acting with his apparent authority receives money। क्या इसकी ये apparent authority थी? नहीं, तो ये नीचे नहीं जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, ऊपर वाले फ्रॉड के साथ लिंक हो जाएगा कि एक तो वो फर्म से हट के कोई ना कोई नया काम कर रहा है, और वो काम कर भी नहीं रहा, पैसों को कहाँ पे लगा रहा है, ज़ाती कामों में इस्तेमाल कर रहा है। अब अगेन फर्म तो खामखा में लायबल होगी ही होगी, मगर रिकवरी किससे की जाएगी, जिसने क्या किया, फर्म के साथ फ्रॉड किया। पॉइंट 3 पढ़े जी। बेशक फर्म के नाम पे नहीं लिए, मगर जब उसने पैसे पे किए हैं। अच्छा पॉइंट मजे का है, जो क्लाइंट है वो पैसे पे कर रहा है मगर उस काम के लिए नहीं कर रहा जो कि फर्म का अपना काम है। फर्म अगर चाहे तो इसको एक्सक्यूज बना के हट भी सकती है, फर्म अगर चाहे तो इसको पॉइंट बना के हट सकती है, मगर यहाँ पे देखा यह जाएगा कि जब पेमेंट हो रही थी तो क्या दूसरा पार्टनर मौके पे मौजूद था या नहीं था। अगर तो वो मौके पे मौजूद है तो फर्म बैक ऑफ नहीं कर सकती, और अगर मौके पे मौजूद नहीं था तो फिर फर्म बैक ऑफ कर सकती है, मगर अल्टीमेट लायबल कौन होगा, वो पार्टनर जिसने फ्रॉड किया। अब ये देखें ज़रा, फैज़ान मेहरान, टॉपिक बताइएगा। एक्टिंग इन एमरजेंसी। तो कुछ नहीं करना, 2 नंबर के लिए आपने पहले ये लॉ बता देना है, और फिर बताना है कि जो उसने काम किया है वो चूँकि एमरजेंसी में किया है तो इसमें मसला। नीचे वगैरह होल्डिंग आउट को बता दें 3 नंबरों के लिए, क्राइमिंग। अच्छा ये ज़रा काउंट करते हैं, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 3, मुश्किल थे 10 नंबर, ये मुश्किल है 10 नंबर, इजी है कि नहीं। मासूम, राहुल एंड नाइला, आई के आपके नाम चेक करें, मासूम, राहुल एंड नाइला, देखें क्या कहना चाह रहा है। ऑटोमुन्नस, टॉपिक कौन सा, माइनर एडमिटेड टू। सवाल ये है कि क्या पार्टनर्स के अलावा कोई और बंदा कह सकता है कि मेरे बच्चे को बतौर बेनिफिशियरी रख लें।
हाँ या ना में जवाब दे दें। पार्टनर्स के अलावा क्या कोई रेकमेंड कर सकता है कि मेरे बच्चे को बतौर बेनिफिशियरी फर्म में रख लें, माइनर को? बताएं बताएं जल्दी बताएं। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये माइनर सिर्फ किसका होना चाहिए, मौजूदा पार्टनर्स का होना चाहिए। हाँ, ये उस वक्त आ सकता है जब सारे पार्टनर्स, तो यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं 100% की रजामंदी चाहिए होगी। आ गया। अब क्या पूछ रहा है? तो अगर एक बच्चा ऑटोमोनस की अटेम्प्ट दे रहा हो और उसने 16-17 का सवाल किए हों जिसमें इसने ऑलरेडी सवाल पूछ रखा है, तो क्या ये 4 नंबर उसके लिए मुश्किल है? अगर हैं तो बता दें, मुश्किल है कि नहीं है? तो क्यों डरते हैं इस पेपर से? आपके सामने हम लोगों ने 3-4 अटेम्प्ट्स देखी हैं पूरी, कोई चीज़ मुश्किल आई है? भी आप लोगों ने इसका डर से पैदा किया हुआ है कि पता नहीं बीलॉ का पेपर क्यों फेल हो जाता है। ये आपकी अपनी कुताहियों की वजह से फेल होता है, आपका नखरे नहीं ख़त्म होता है। मैं वही ना, नखरे नहीं ख़त्म होते हैं। जब तैयारी करने का कहो तो दिल नहीं करता, नींद आती है आपको, थियरी का पेपर खोलते हैं साथ ही सो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। थियरी का सबसे बड़ा मसला ये है कि नींद आती है। न्यूमेरिकल में ये नहीं है। क्यों? न्यूमेरिकल में खौफ होता है, मेरी फिगर्स टैली कर रही हैं, टैली नहीं कर रही। मगर थियरी में क्या होता है, अच्छा यार आखिरी महीना है, अभी भी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, सुकून से कवर कर लेंगे, है ना? ऐसा होता है। अटेंशन डाइवर्ट बहुत जल्दी होती है थियरी के पेपर में। तो अब आखिरी महीने में आ गए हैं, 31 आज हो गई है, कितने दिन रह गए पेपरों को? इतना भी ज्यादती ना करें। चलो, पेपर कब होता है? 2 को तो शुरू हो रहे हैं ना। आपका कब होगा? 3 को या 4 को? 3 को। और अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31। और ग्रुप ए का पहला पेपर ही कौन सा होता है? बीलॉ का। तो नहीं, ग्रुप ए का 31, उसके बाद 1, 2 और 3, यानी कि 34 दिन आपके पास है। कल से ऑनवर्ड्स, आज रात 12 बजे के बाद से ऑनवर्ड्स 34 दिन आपके पास है। अब मज़े की बात यह है कि इन 34 दिनों में भी आप बीलॉ को 2 दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं। इसका सिलेबस को इतना बड़ा नहीं है। मैंने आपको कल चैप्टर्स की सीक्वेंस भी बता दी थी, तो अगर आप उस पैटर्न पे भी चलें तो आप कम से कम 2 दफ़ा रिपोर्टिंग के साथ साथ भी अगर आप इसको 2-2 घंटे भी देना, जैसे ही क्रैश की रिवीजन ख़त्म होती है 2-2 घंटे बस दे दें। सारे सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 5 तारीख पे एक डॉक्यूमेंट दूंगा जिसमें सिर्फ वो गिने चुने सवाल मेंशन होंगे जो कि आपने लाजमी लिख के प्रैक्टिस करनी है। बस वो लिख लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर ये शुरू में देता तो आप लोगों ने वो भी नहीं करने थे। अब कम से कम इनसे गुजरे गए हैं, वो हाथ से लिख लेंगे तो ज़रा एक मोटिवेशन आएगी, पेपर में जाने के लिए आपको आसान लगेगा। फिर एक और बात बता दूं, MCQs भी बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं पेपर पास करने में। उसकी तैयारी कैसी है? चलिए क्वेश्चन बैंक कर लें, आई कैप का कर लें, कुछ भी कर लें, तैयारी कैसी है? क्या साथ साथ कर रहे हैं MCQs? नहीं कर रहे होंगे। किसी चैप्टर के आज तक किए हैं पूरे सेशन में? कभी शुरू में खोल के बैठे हों? शुरू में जोश होता है, चैप्टर 2 किया था ना, चैप्टर 2 के MCQs अटैम्प्ट किए होंगे हाथ से, फिर 3 के भी किए होंगे, शायद 8 या 5 के भी किए हों, और उसके बाद ऐसी ठंड मचाई होगी आपने, दोबारा उसको कभी खोल के ज़िंदगी में भी नहीं देखा होगा। अब अगेन आधा घंटा, वो जो 2 घंटे मैंने आपको बताए हैं ना, आधा घंटा डेली बेस पे एक सफ़ा कर लें MCQs का, तो इतने ज़्यादा भी नहीं है। मतलब चैप्टर 16, 17, 18 और 1 ये तो है ही रटे वाले चैप्टर्स। इसके MCQs अगर आपने अच्छे से क्रैम किया हो तो MCQs को अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल कहाँ पर आएगी? नेगोशिएबल, पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर डेली बेस पे कंसिस्टेंट रह के एक सफ़ा भी कर लें, फ्रंट बैक एक सफ़ा, तो ज़िंदगी अभी भी आसान हो सकती है।
आगे इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक में हमने 3 फुल फ्लैज अटैम्प्ट्स करनी है, उसमें उस रेलिवेंट अटैम्प्ट के एमसीक्यूज को अटैम्प्ट करेंगे, लाइव करेंगे, इसी क्लास में करेंगे। तो अगर आप लोग आने में इंटरेस्टेड हो तो तब आइएगा, तब एमसीक्यूज के ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे। अच्छा जी, अब ये हो गया। ये देखें साइमा एहसन और बारी क्या कह रहे हैं आपको। स्प्रिंग 20 कुछ कहना चाह रहा है आपके साथ। अब आपको डिफरेंस समझ आएगा इस सवाल में और पिछले सवाल में। इससे पिछले सवाल में क्या था, क्लाइंट ने कहा था कि ये पैसे मेरे किसी और काम पे लगा दो और उसने पैसे खा लिए थे, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे उसको जो पैसे दिए गए हैं वो फर्म के काम के लिए ही दिए गए हैं, फॉर डिफेंडिंग अ लॉ सूट, मगर वो पैसे क्या कर गया, खा पी के। अब बताइए ये रॉन्गफुल में जाएगा या एमएस एप्लीकेशन में जाएगा? आप तो नहीं बोलेगा क्या? कौन बोल रहा है? क्लियर है? ये 6 नंबर टोटल है, इसका एक 0.1 भी होगा, वो 3 नंबर का होगा, तो ये 3 नंबर का ही है। नीचे आ जाए, सईद मोना बुरहान, ऑटम 20। टॉपिक कौन सा? माइनर टू बेनिफिट्स। इसमें और लास्ट क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? यहाँ पे वो खुद पार्टनर बनना चाहती है। सवाल पढ़ते हैं, लैला ऑन हर 17th बर्थडे उसको एडमिट किया गया कि तुम पार्टनरशिप के बिजनेस में आ जाओ। वो उसकी नीस की बेटी है, सॉरी नीस है। ऑन 20 अप्रैल लैला बिकेम अवेयर ऑफ हर एडमिटेंस टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। और 26 मार्च 19 को उसकी बर्थडे थी, 17वीं, तो उसकी 18वीं सालगिरह कब होगी? 26 मार्च 2020। मार्च और अप्रैल बाद में कौन सा आएगा? 6 महीने कहाँ से काउंट करने हैं? अप्रैल से। वो मगर सवाल ये कहता है कि जैसे ही उसको नॉलेज मिली उसने फ़ौरन से नोटिस दे दिया कि भाई मैं अब पार्टनर बनना चाहती हूँ। तो जिस दिन उसने नोटिस दे के ये कह दिया कि मैंने पार्टनर बनना है, तब से उसका स्टेटस क्या हो जाएगा? पार्टनर वाला स्टेटस हो जाएगा। तो 20 अप्रैल जैसे ही उसको पता चला कि वो बेनिफिट्स में, उसने फ़ौरन से बता दिया। तो अब ये कौन है बच्ची? पार्टनर बन चुकी है। और इसको मेजर हुए हुए कितना टाइम हो गया है? 1 महीना। 1 महीना हुआ है इसको मेजर हो गए। अब बताएं इसकी क्या लायबिलिटी होगी जैसे ही ये पार्टनर बनी है। अब ये भी सवाल क्रैमिंग वाला है। आए ज़रा पार्टनरशिप में। When such person elects to become a partner, तो अब ये क्या हो जाएगा? पर्सनली लायबल, और इसका जो शेयर एंड प्रॉफिट होगा वो सेम होगा जैसे कि वो एज अ बेनिफिशियरी क्लेम कर रहा है। अच्छा, क्या ये चेंज कर सकते हैं? मेजर होने के बाद चेंज कर सकते हैं? तो चेंज कहाँ पे करेंगे?
पार्टनरशिप डीड में, और चेंज करने के लिए सबकी राय ज़रूरी है या मेजॉरिटी की? सबकी राय ज़रूरी। गुड, थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल। आए ज़रा 21 पे चलते हैं। 21 की पूरी अटेम्प्ट आपके सामने आ गई है। एक 4 नंबर और एक 4 नंबर। पहले स्प्रिंग 21 देखें। टॉपिक आइडेंटिफाई कर दें बस। टॉपिक कौन सा है? माइनर ट्रांसफरी, राइट्स एंड डिसेबिलिटीज या लिमिटेशंस बतानी है। अब अगेन ये अगर मैं ना भी पढ़ूं तो ये सवाल कौन सा है? सीम्स लॉजिकल। ऊपर उसने कहानी सुना दी है, पूछ क्या रहा है? क्रमिंग। आ जाए ट्रांसफरी पे और आपने क्या बता देना? उसके राइट्स और डिसेबिलिटीज। अच्छा, इसी तरह का सवाल पहले भी तो आया था, सेम सवाल है, उसने बस क्या चेंज किया? ऊपर का सिनेरियो चेंज किया है, मगर रिक्वायरमेंट उसने सेम रखी है। तो ये 4 नंबर हासिल करना मुश्किल है एक अच्छी क्रैमिंग के साथ? मुश्किल है नहीं। नीचे देखें, ऑटोमेकिस, ऑटोमेकिस देखें जरा। कल मैं सवाल लिखवाऊंगा आपसे पार्टनरशिप के। कल हमारे पास टाइम काफ़ी होगा क्योंकि कल क्या है? 16, 17, 18 है। कल आपसे लिखवाऊंगा सवाल। ये वो डिस्कशन तो आधे घंटे की भी नहीं है। ये करें इबाद। टॉपिक बता दें। होल्डिंग आउट, ये लिखवाऊंगा कल आपसे मैं, इसको नोट कर लें। बल्कि दिस क्वेश्चन विल बी डन इन राइटिंग टुमारो। ऑटम 21 क्वेश्चन नंबर 5B। अगर मैं भूल गया तो मुझे आप लोगों ने याद कराना। ये सवाल ज़हन में आता है, हमने कल किया था दमास्क ट्रेडर्स। इसका पार्ट 1 चैप्टर नंबर 12 में किया था जिसमें बहुत सारे पार्ट्स थे। इसी का पार्ट भी देखें जरा। पूछ क्या रहे? आप जरा खुद सोच के बताएं, क्या सवाल कंटिन्यूस रिपीट नहीं हो रहे? कभी वो ट्रांसफरी के राइट्स एंड लायबिलिटीज पूछ लेता, कभी किसके पूछ रहा है, कभी वो लिस्ट पूछ लेता अथॉरिटीज़ वाली, और कभी वो होल्डिंग आउट रिटे में पूछ रहा है, तो कभी वो होल्डिंग आउट सिनेरियो में पूछ लेता। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी चीज़ों को देखने के बाद भी आप जज ना कर सकें कि इस चैप्टर में से क्या क्या पूछा जा सकता। तभी मैंने शुरू में आपको एक लिस्ट दे दी थी। और मज़े की बात है, ये पूरा चैप्टर है, अथॉरिटीज़, लाइबिलिटीज़, होल्डिंग आउट, ट्रांसफर, और उसका फोकस चैप्टर 13 पे बहुत ज़्यादा है। तो आपका भी फोकस यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? मेहरबानी आपकी, अगर आप कर लेंगे तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। अच्छा, एक तो वो सवाल लिखवाया ना, एक ये भी सवाल कल लिखवाऊंगा स्प्रिंग 23 का 2B। मगर अभी ज़रा बताएं क्या हो रहा है यहाँ पे, ये भी नोट कर लें। टॉपिक बता दें, अटेम्प्ट कल करेंगे। कल हमारे पास बहुत मार्जिन है खेलने। क्या पूछ रहा है 8 नंबर के लिए?
अथॉरिटीज़ की वो लिस्टें पूछ रहा, इम्प्लाइड जो कर सकता है और जो इम्प्लाइड में नहीं आती, जो बाइंड कर सकते हैं यानी कि इम्प्लाइड वाली, और रिस्ट्रिक्शंस जो कि आप किस पे लगा सकते हैं, इम्प्लाइड। तो 4 नंबर की एक लिस्ट और 4 नंबर की दूसरी लिस्ट, यानी कि 0.5 नंबर की हर बात, ये दोनों में 8-8 बातें मेरा ख्याल से हैं। तो ये सवाल आप लोगों ने कल लिखना है। अच्छा, क्या ये क्रैमिंग बेस्ड सवाल बन सकता है आसानी के साथ? इसको अगर मैं गायब कर दूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट डिस्क्राइब पार्टनर्स एक्ट विच वुड बाइंड द फर्म एंड आइडेंटिफाई द रिस्ट्रिक्शंस ऑन पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो सिर्फ सारा को रिप्लेस किया किसके साथ, और डीसी को रिप्लेस किया फर्म के साथ। तो ये एक क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन डेवलप किया जा सकता है। तो ये सवाल आप लोगों ने मुझे कल लिख के दिखाना है। और ऑटम 21 का बी पार्ट, इसी बहाने वो लिस्ट आपको अच्छे से क्रैम भी हो जाएगी, अदरवाइज तो आपने वो लिस्ट क्रैम करनी ही नहीं। मैं जानता हूँ आप लोगों को, ऐसा है ना, पक्की गल। ठीक है जी, कल मुलाकात करते हैं। और कल हम लोगों ने इसकी राइटिंग भी करनी है, 16, 17, 18 भी हमारे हाथ में होगा। तो कल आपका दिन ज़्यादा होगा, मेरा दिन कम होगा। अच्छा देखो जल्दी कितनी है आवाम को, ये तैयार बैठे होते हैं जैसे क्लास खत्म हो। मुझे पता है कि आप लोग एक हैवी टारगेट कवर करके आए, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगा रहा आज। कल मुलाकात करते हैं।